नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। मैथ्स के फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मतलब अगर आप स्टेट सर्विस की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपको मैथ्स के सारे टॉपिक एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम मैथ्स के सारे टॉपिक को इसी वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तकरीबन 2 घंटे के आसपास का यह वीडियो बनेगा, जिसमें ये सारे टॉपिक हम कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मैं जो है आजाद ग्रुप का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल हैंडल करता हूं, जिसमें हम सीजीपीएससी साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के संबंध में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो अगर जो छात्र छात्राएं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी एकेडमी, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको रिकॉर्डेड वीडियो उसमें मिलेंगे। जो पहले से बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड हो चुके हैं और आगे भी आपको निरंतर वीडियो उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज बताऊंगा, जो एसीएफ की भर्ती परीक्षा आई थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसकी भी क्लासेस उसमें चल रही है। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। आगे आने वाले समय में फिजिक्स की क्लासेस और अन्य विषय की भी क्लासेस चलाई जाएंगी, जो एसीएफ के संबंध में महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो भी स्टेट सर्विसेज है, चाहे वनडे एग्जाम है, उसके लिए अगर आप सारे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करेंगे हम आज का वीडियो। देखिए, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल में मैंने मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें संख्या पद्धति कवर करवाया गया है पूरी तरीके से। संख्या पद्धति शुरू हो जाती है जब हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं हैं उसके बारे में सारी चीजें डिटेल, और फिर भाग कैसे करना है, शेषफल ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। ये सारी चीजों को देखते हुए एलसीएम एचसीएफ मतलब लघुत्तम महत्तम देखते हुए रेशियो प्रोपोर्शन को कवर करते हैं। वो सारे टॉपिक आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत कवर करवा दिए गए हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहां से शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी आज की क्लास में शुरू कर रहा हूं औसत से। ठीक है, औसत से शुरू करते हुए प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा करते हुए हम आज क्षेत्र मिति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ एक आध टॉपिक छूट भी जाए, एक आध दो टॉपिक छूट जाए तो उसे मैं अगले पार्ट में कवर कर दूंगा। क्लियर है? तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं आज हम मैथ्स के सभी टॉपिक को करते हुए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास की शुरुआत औसत से। ठीक है, औसत जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक, चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हो, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं टर्म जो है वो इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले औसत या एवरेज किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने भी आंकड़े दिए हुए हों सबको जोड़ लेना है और उन आंकड़ों की संख्या से हमको भाग दे देना, यही औसत है। ठीक है, जैसे तो यहां पर हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं दोस्तों। क्या? आंकड़ों का योग, दिए हुए जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का योग, आंकड़ों का योग यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, और फिर आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं, आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं, यही आपका एवरेज। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो सम ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये आपका होने वाला है एवरेज, सिंपल। ठीक, अब ये देखिए 3 चीजें हैं यहां पर, एक औसत है, दूसरी संख्याओं का योग है और तीसरी आंकड़ों की संख्या है। तो ऑब्वियसली कोई एक चीज तो कैलकुलेट करने आपसे पूछेगा, तो आपको एक चीज कैलकुलेट करने पूछेगा तो 2 चीजें दी हुई होगी। अब वो कुछ भी हो सकती है या कुछ भी कैलकुलेट करना पूछ सकता है। जैसे अगर आपको औसत पूछ दिया तो सिंपल आंकड़ों को जोड़ के साथ आंकड़ों की संख्या आपको कर देनी है, यहां पर फॉर्मूले में आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि किसी भी कक्षा में 5 छात्र हैं, फिलहाल 5 छात्रों को ले रहे हैं, उनके वजन क्रमशः 57 किलो, 60 किलो, 62 किलो, 65 किलो और 67 किलो है। ठीक है, अब इनका औसत भार निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सभी के भार का जोड़ कर देंगे और जितने भी छात्र लिए हैं उनकी संख्या से आप भाग दे देंगे, तो औसत जो है आपका निकल जाएगा। 5 छात्र थे तो 5 छात्रों से हमको भाग दे देना। ये बेसिक प्रश्न है। लेकिन जनरली क्या होता है प्रश्न में कि औसत दे दिया जाता है और फिर उसमें पूछ दिया जाता है कि आप या तो योग निकाल लीजिए या कितने छात्र हैं ये बता दीजिए, मतलब कुछ भी मिसिंग हो सकता है। औसत देकर आपको आंकड़ों का योग पूछ दिया जाएगा, या फिर औसत और आंकड़ों का योग देकर कितने आंकड़े हैं वो पूछ दिया जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है आपका, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, 2 चीजें दी हुई होगी, तीसरी चीजें आपको पूछ सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं और मैं उदाहरण भी ऐसा लूंगा जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं, स्टेट सर्विसेज में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं, अब देखिए प्रश्न को मैं दोहराऊंगा, डेटा लिखूंगा, पूरे प्रश्न को मैं नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मैराथन क्लास है। ठीक है, फास्ट ट्रैक क्लास है, तो यहां पर आपको सुन के प्रश्न को लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी डेटा मैं यहां पर लिखूंगा उसी डेटा को लिखते हुए आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लें। प्रश्न के लिए आप स्पेस छोड़ दें बाद में, जिसमें आप बाद में प्रश्न लिख सकें। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा
जिसमें हम कोशिश करते हैं इसके प्रश्न कैसे आते हैं वो समझने की। देखिए, 4 बहनों की औसत आयु 7 दी हुई है, ठीक है। यदि हम मां की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। मां की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको पूरा औसत समझ में आ जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अगर बेसिक प्रश्न के तौर पे अगर और देखा जाए तो मैं और बेसिक प्रश्न से शुरू कर देता हूं, जिसमें आपको ये सारी चीजें इजी हो जाएगी, ठीक। जैसे देखिए, चलिए बेसिक प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, 15x 17 19 का औसत 18 है, ठीक है। 15x 17 19 का औसत 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, यह है आपका प्रश्न। तो देखिए यहां पर औसत ऑलरेडी दे दिया है और जो आंकड़े हैं वो भी 4 दिए हुए हैं, लेकिन एक आंकड़ा नहीं पता है जिसको हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, सीधा फॉर्मूला एक ही है हमारे पास। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए प्रश्न बनाने के पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कि अगर आपके इस तरीके से बीज गणित के प्रश्न दिए हुए, मतलब आपके लैंग्वेज में दिए हुए हैं प्रश्न, ठीक है, मतलब उसका पूरा एक सेंटेंस है जिसको पढ़ना पड़ता है और फिर प्रश्न बनाना पड़ता है, जो आंकिकी प्रकार के प्रश्न नहीं है, तो उसमें क्या करना है, आपको प्रश्न लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कभी भी पूरा प्रश्न एक साथ पढ़ के आपको सॉल्यूशन बन जाए, अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो किसी से नहीं होता है, चाहे वो मैथ्स का कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, इवन मैं भी क्यों ना हो, ठीक है। प्रश्न बनाने के लिए हमेशा प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते जाना है। पहले लाइन को पढ़िए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, फिर दूसरे लाइन को पढ़िए, जो दिया है लिख लीजिए, और फिर जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। फिर जो ज्ञात करना है वो कैसे निकल सकता है इस बारे में सोचिएगा, या जो टॉपिक है उसके संबंध में फॉर्मूला क्या है वो ध्यान में रखिएगा। जैसे औसत का अगर प्रश्न आ जाए तो औसत में तो एक ही है आपके पास फॉर्मूला, वो है औसत बराबर आंकड़ों का योग बराबर बटे आंकड़ों की संख्या, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, तो यही लगेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोचें, दिए हुए आंकड़े को लिख लें, ठीक है, गिवन डेटा को लिख लें, और फिर क्या ज्ञात करना है उसके लिए अरेंजमेंट क्या होना चाहिए वो अगर कर लें तो आपका 50% प्रश्न हल हो जाता है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का काम बन जाता है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला एक ही है कि एवरेज बराबर औसत बराबर जो संख्याओं का योग है और उनकी जो संख्या है वो होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए औसत यहां पर दिया हुआ है 18, योग आपका करना है दिए हुए आंकड़ों का, तो दिए हुए आंकड़े इतने सारे हैं हमारे पास, तो कर लीजिए योग 15 धन x धन 17 धन 19, ठीक है। और आंकड़ों की संख्या के तौर पे गिन लेना है कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 आंकड़े हैं यहां पर। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन जाएगा, x का मान आपको निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 18 चौक अगर करें तो 72 होगा, बराबर 15 धन x धन 17 धन 19, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऐसा कर लेना है। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 72 बराबर जोड़े सबको, ये जुड़ेगा x तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो अननोन है, तो 15 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 32, और 32 में 19 जोड़े, ठीक है, तो 42 और 42 और 9 हो जाएगा 51, तो 51 धन x ये आपको मिलेगा। तो फाइनली x बराबर हो जाएगा 72 ऋण 51, ठीक है, उत्तर आ जाएगा 21, ये x का मान आ गया। तो देखिए ये आपका बेसिक प्रश्न है औसत का, ठीक है, ये आपका बेसिक प्रश्न है औसत का। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं जल्दी से फिर मिटा दूंगा, समझते चलना है हमको। एक तरीके से ये लाइव क्लास जैसी क्लास है। हाँ, डाउट तो नहीं पूछ पाओगे डाउट, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल आपको वो चीजें मैं क्लियर करूंगा। फिर से एक और वीडियो पार्ट बना दूंगा डाउट क्लासेस को लेकर, जो भी आपके डाउट आएंगे। फिलहाल ये आपका बेसिक प्रश्न है जिसको आपको कर लेना है, कर लीजिए इसको नोट, ठीक है, जिसमें फिर आगे का प्रश्न हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से नोट करने की कोशिश करिएगा, या फिर यहां मैं ये क्वेश्चन को रहने देता हूं, दूसरे प्रश्न की बात करता हूं औसत के अंतर्गत, जिसको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब प्रश्न को समझिए, सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, दूसरा प्रश्न, ठीक है। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में नोट करिएगा, अभी समझने पे फोकस करिए, जल्दी कैलकुलेट करने पे फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी प्रश्न देता हूं उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो उस पर फोकस कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है, लिख लेते हैं। 4 बहन है यहां पर, उनकी जो औसत आयु है ना, उनकी जो औसत आयु है वो दी हुई है कितनी, 7 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है। और फिर अगला लाइन दिया हुआ है, यदि हम मां की आयु जोड़ दें, यदि हम मां की आयु जोड़ दें, मां की आयु जोड़ दें
तो औसत जो है वो 6 बढ़ जाता है। 6 बढ़ जाता है मतलब धन 6 कर देना और औसत बन जाएगा 7 6 13 वर्ष का। ये हो जाएगा आपका अंतिम औसत जब मां की आयु को जोड़ दिया गया। क्लियर है? तो देखिए ये पूरा प्रश्न सामने लिखा हुआ है और प्रश्न को मैंने एक साथ भी नहीं पढ़ा। जैसे पहला लाइन क्या दिया था उसको पहला लाइन मैंने पढ़ा, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, लिख लिया 4 बहन की औसत आयु 7 वर्ष। फिर अगर उसमें दूसरी लाइन दी हुई है, यदि हम मां की आयु जोड़ दें, मां की आयु को जोड़ दिया तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, सभी के उम्र का योग, सभी के उम्र का आयु का योग आ जाएगा। और यहां पर औसत की बात कर रहे हैं, यहां पर कुल योग की बात कर रहे हैं, उनके पूरे जो मिलाकर आयु है उसकी बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम मां की आयु को जोड़ दें, मां की आयु को जोड़ दिया तो औसत जो है वो 6 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मां की आयु ज्ञात करनी है, मां की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अभी जो अंतिम रूप से औसत मिला है, पहले 7 था, मां की आयु जोड़ा तो औसत 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया मतलब औसत में 6 जोड़ लेना है, कुल औसत हो जाएगा 13। अब यहां पर हम उनके सभी के आयु का योग निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला फिर से वही कि औसत बराबर सभी के आयु का योग बटे सभी सदस्यों की संख्या। ठीक है, सदस्यों की संख्या या कुल सदस्य कर सकते हैं ऐसा। अब अंतिम रूप से जब मां के आयु को जोड़ दिया हमने तो औसत बन जाता है 13। पहले 7 था फिर 6 बढ़ गया, ऐसा लिखा है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिए यहां पर एक एक लाइन को पढ़ के समझना है। 7 था फिर 6 जोड़ दिया तब जाके 13 हुआ है, तो ये फाइनल औसत आपका हो गया 13। अब देखिए योग निकालना है सभी के उम्र का, आयु का, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो 4 बहन का औसत दिया है ना 7, इसमें हम चारों बहनों के आयु का योग निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है अगर योग निकालना हो, अगर योग निकालना हो तो देखिए यहां पर से योग कैसे निकलेगा, यहां से योग अगर निकालना हो तो योग बराबर होता है, योग बराबर होता है औसत गुणित आंकड़ों की संख्या, औसत गुणित आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहां से आपका योग निकलेगा। तो 7 सभी के सभी चारों बहनों का जो आयु है उसका योग कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो योग बराबर जो आपकी औसत है बहनों के 7 वो और गुणा हो जाएगा उनकी संख्या से, मतलब 4 बहनें, 7 चौक 28। सभी बहनों के जो आयु का योग है ना वो आपका 28 निकल चुका है। ठीक, तो जोड़ देंगे अगर तो देखिए चारों बहनों के आयु का योग आपका 28 निकल गया है। मां की आयु नहीं पता है तो मां की आयु मान लेते हैं x, जो हमको नहीं पता है वो x मान लेते हैं। क्लियर, तो ये जो x है ये क्या है, मां की आयु, मां की आयु यहां पर लिख लिया। तो यही तो योग निकला, ये सभी चारों बहनों का और ये मां का, ये तो पूरा योग हो गया। अलग से बहनों का कैसे निकाला, यहीं से निकाला, यही चीज है, कोई बड़ी बात है नहीं। और सभी की संख्या कुल मिलाकर हो जाएगी 5, चारों बहनों और एक मां को मिलाकर 5 संख्या हो जाती है। अब यहां से हमको सिर्फ यहां पर कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो देखिएगा यहां पर 13 पंचे हो जाएगा 65, 13 पंचे हो जाएगा 65 बराबर 28 धन x, 28 धन x। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 65 में 28 जब आप घटा देंगे, 65 में जब आप x घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा x का मान। क्लियर है? ठीक है, ये आपका प्रश्न है, 37 वर्ष आ जाएगी उम्र। क्लियर है दोस्तों? तो ये थी औसत का बेसिक प्रश्न जिसमें हमको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होता है। जितने सदस्य दिए हुए हैं उनका औसत दिया है तो उनका सम निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए, और जिसका भी नहीं दिया उसको अलग से x या y करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता होगा कि अगर कोई भी चीज हमको नहीं मालूम होती है तो उसको हम x मान लेते हैं, तो वही मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक प्रश्न और बन जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है लेकिन मैं आपको बेसिक प्रश्न बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और इसके आधार पर ही प्रश्न आपके बन जाएंगे। अगर आप एक कॉन्सेप्ट 2-4 प्रश्न और ध्यान में रख लीजिएगा, बनाकर देख लीजिएगा कि बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था औसत, आपका ये टॉपिक है बेसिक जिसमें हमने कवर किया। क्लियर? एक आध प्रश्न अगर आप बोले तो और मैं कवर करा सकता हूं, तो चलिए देख लेते हैं एक आध और प्रश्न कैसे होगा। चलिए एक और प्रश्न मैं कवर करा देता हूं इसमें, जो बहुत ही मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है और आपका ये औसत पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न को समझ के नोट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रश्न को एक बार पूरा दोहरा रहा हूं, फिर एक एक लाइन करके दोहराऊंगा। जैसे देखिए 10 लोगों का औसत वजन 50 किलो है। ठीक, लिखते जाता हूं, अगर आप प्रश्न लिखना चाहे तो भी लिख लीजिए। 10 लोगों का
10 सदस्यों का औसत वजन, यहां पर औसत लिख लेता हूं, यहां पर औसत लिख लेता हूं, 50 किलो है। ठीक, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन लिखे, अगर एक व्यक्ति ग्रुप में और आ जाता है, यदि एक व्यक्ति उस ग्रुप में और आ जाता है तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब अभी 10 है, एक और जोड़ दिए, एक व्यक्ति या एक सदस्य और जोड़ दिया उस ग्रुप में, और ऐसा करके एवरेज 1 बढ़ जाता है, तो एवरेज में बढ़ाएंगे 1। ठीक है, एक सदस्य के बढ़ने से एवरेज 1 बढ़ जाता है, तो अब देखिए कुल एवरेज हो जाएगा 51 किलो। ठीक है, कुल आपका जो एवरेज है वो बन जाएगा 51 किलो, क्योंकि एवरेज में बढ़ाने बोला था। और कुल कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य हो गए। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ लिया गया है? प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो नया पर्सन आया है, नया व्यक्ति आया है ग्रुप में, उसका भार कितना है। इस नए व्यक्ति का, ये जो नया व्यक्ति है, इसका भार कितना होगा, ये पूछ लिया गया है। सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, सेम वैसे ही प्रश्न है। तो देखिए फॉर्मूला वही है क्या, कि एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं। देखिए शुरू के 10 लोगों का तो औसत हमको पता है ना, वैसा भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर लीजिए, 11 सदस्यों को औसत निकाल लीजिए, कुल योग निकाल लीजिए, क्योंकि 51 किलो पता है औसत, और 11 सदस्य हैं, तो सभी का मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, कुल सभी सदस्यों का भार, और 10 सदस्यों के भार से उसको घटा दीजिए, आपका इस नए पर्सन का जो भार है वो पता चल जाएगा, जो नया व्यक्ति आया उसका भार पता चल जाएगा। या फिर इस तरीके से जो करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट समझते हुए, तो देखिए कैसे हो रहा है। 51 कर दीजिए जो आपका अंतिम औसत है, बराबर, ठीक, सम में सभी लोगों का सम होना चाहिए, मतलब 10 लोगों का तो पता है पहले से, कितना है 50, फिर 11वें का नहीं पता, तो 10 लोगों का मिला के आपका योग कितना आ जाएगा बताइए। तो योग बराबर होता है औसत गुणित जितने भी सदस्य हैं वो। तो देखिए औसत बराबर, सॉरी, योग बराबर कुल यहां पर आपके 10 सदस्य हैं और इनका औसत 50 दिया हुआ है, तो यहां पर ये आ जाएगा 500 किलो। शुरू के जो 10 सदस्य हैं ना, उनका सभी का मिलाकर जो योग है भार का, वो 500 किलो आ गया। तो ये 10 लोगों का पहले लिख लिया मैंने, ये 500 किलो। ठीक है, ये 10 लोगों का पहले लिख लिया मैंने 500 किलो, ये 10 लोगों का है, प्लस 11वां जो है, 11वां जो है उसका नहीं पता, तो क्या मान लिया, x मान लिया, उसका वजन अकेला नहीं पता, अकेला उसका वजन नहीं पता, औसत 1 बढ़ जाता है बोला, तो प्लस x कर लिया, और कुल सदस्य यहां पर कितने हो गए, 11 हो गए, ये आपने कर लिया। ठीक है, तो यहां से अब आप कर लेंगे जोड़ और घटाना। 51 का गुणा 11 से करेंगे, तो देखिए 51 का गुणा 11 से कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का अगर 11 से गुणा करते हैं, 2 अंकों की अगर वो संख्या है, तो वो जो 51 है उसको ऐसा लिख लीजिए, 5 और 1, और बीच में आ जाएगा दोनों का योग, मतलब 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, 5 को लिख लीजिए अलग, 1 को लिख लीजिए अलग, और बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग, 5 और 1 6। ये कब होता है, जब हम 11 से किसी संख्या का गुणा करते हैं, 2 अंकों की संख्या का, तब ऐसा आता है। तो 11 का गुणा जब हम 51 से किए तो आ गया 561, 561 बराबर 500 धन x, तो x बराबर आ जाएगा 561 ऋण 500, मतलब 61 किलो। तो जो नया व्यक्ति आया था दोस्तों, उसका जो वेट था वो था 61 किलो। क्लियर है? तो ये बेसिक आपके प्रश्न है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर है? तो ये था औसत, जिसमें आप अगर ये 3 प्रश्नों को भी ध्यान से समझ के कर लें तो ये आपका पूरा पूरा औसत बन जाएगा, मतलब जो भी प्रश्न जिस तरीके से भी पूछा जाएगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर 3-4 प्रश्न अपनी तरफ से भी देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, अब आपके इसके बाद समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था औसत टॉपिक। चलिए हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। ये हो गया औसत आज का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं, और वो है प्रतिशत। प्रतिशत की भी काफी बेसिक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो आपको एग्जाम में बन जाए, ऐसी कोशिश करूंगा मैं।
तो दोस्तों यहां पर हमारा औसत वाला टॉपिक हो गया है फिनिश। इसके बारे में संख्या पद्धति को कैसे करने में बताऊंगा। अब हम करने वाले हैं प्रतिशत। हेडिंग कर लेंगे आप क्या, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं मैं, समझिएगा। ठीक है, प्रतिशत को अगर दो भाग में डिवाइड करें तो ये होता है एक प्रति और ये होता है शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है पर, मतलब हर एक के पीछे। प्रति मतलब हर एक उसके पीछे कितना। ये ऐसा जैसे मैंने बोलूं प्रति 10 व्यक्ति, प्रति 10 व्यक्ति आपको खर्च आने वाला है 1000 रुपए। तो इसका क्या मतलब समझते हैं कि जितने भी लोग हैं हर 10-10 लोगों के पीछे 1000-1000 रुपए लगेगा। और फिर कुल अगर मान लो 100 लोग हैं तो आप क्या कर लेंगे, प्रति 10 व्यक्ति के हिसाब से 10 ग्रुप बनेगा 10-10 का, और फिर एक ग्रुप के पीछे 1000 रुपए का खर्च मैंने बोला तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रति मतलब हर एक उतने के पीछे कितना। तो प्रति मतलब आपको पता है पर। शत मतलब होता है 100। शत मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100 के पीछे क्या होने वाला है मान, यही प्रतिशत है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1000 का 20% कितना होगा, 1000 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो ये 20% है, मतलब हर 100 के पीछे 20 है होना चाहिए, हर 100 के पीछे 20 होना चाहिए। लेकिन 1000 है, 100 नहीं है, 1000 है, तो 1000 के पीछे कितना 20 आएगा, 100 के पीछे 20। प्रतिशत का मतलब वही कि 100 के पीछे 20, 100 के पीछे 20, तो 1000 के पीछे कितने 20 आएंगे। तो आपको देखना है कि कितने 100 होते हैं 1000 में। बोलोगे 10, कैसे कि 10 गुणित 100 करेंगे तभी तो 1000 आता है। और 100 के पीछे 20 है तो 10 100 के पीछे कितने आएंगे, 200। 100 के पीछे 20 है ना, तो आपके 10 100 है, 10 100 मिलाकर 1000 बनते हैं। ठीक, तो 10 100 के पीछे 10 ठो 20 आएगा तो ये जाएगा 200। ये बेसिक है, समझाने के लिए डेफिनेशन की प्रतिशत होता क्या है। क्लियर। तो अब देखिए एक चीज समझिए, मैं जो भी चीज बता रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप मुझे अगर बताएं या मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 100 का कुछ भी प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो क्या बता पाओगे, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। जैसे कोई संख्या 100 दी हुई है और आपको यह भी चीज पता होगा कि प्रतिशत भी हम जनरली 100 में ही देखते हैं। ठीक है, 1% से लेकर पूरे 100% अगर जाते हैं तो 100 का कितना भी प्रतिशत पूछ लिया जाए, जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया आप 100 का 1% कितना होगा बताइए, तो आप बोलोगे 1 ही होगा। देखिए दो चीजें होती है, एक प्रतिशत होता है और एक मान होता है, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, और ये जो पूछ रहा हूं मैं ये परसेंटेज पूछ रहा हूं। ठीक, ये प्रतिशत है और ये मान है, दोनों में अलग अंतर समझिएगा। और यहां पर जो डेटा दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है 100 ही है। ठीक, बेसिक समझाने की कोशिश करो। 100 का 1% आप बोलोगे 1 ही होगा। 100 का अगर 7% भी पूछ दूं तो आप बोलोगे 7 ही होगा। क्लियर। 100 का अगर 23% पूछ दूं तो आप बोलोगे 23 ही होगा। अगर 100 का मैं आपसे पूछ दूं 98% कितना होगा, तो आप बोलोगे 98 ही होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 100 संख्या है और प्रतिशत के रूप में भी उतना ही लेते हैं, तो 100 का जितना प्रतिशत पूछ दिया जाए उतना ही उसका मान होता है। दिक्कत कहां आती है, 100 की जगह 200 कर दूंगा अगर मैं। अब 200 का 1% अगर मान पूछूं, ठीक है, और यहां पर वैल्यू लिख लेता हूं, यहां पर प्रतिशत लिख लेता हूं। इसके अगर 2% की मान पूछ दूं, चलो पहले तो 1% ही कर लो, 1% की मान पूछ दूं, तो अब एक चीज समझिए, 100 में 1% 1 था, तो 200 में 100 डबल हो गया, तो ये भी जो मान है डबल हो जाएगा। ठीक, तो 200 का 1% हो जाएगा 2। ये ऐसा आपको कोशिश करना है ध्यान में रखने की। 100% में 7% 7 होता है, तो अगर 200 का 7% लें तो 100 का डबल हो चुका है, तो इसका 7 का भी डबल हो जाएगा। 7 ही प्रतिशत लेंगे लेकिन वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि 100 डबल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 7% का मान, 7% का मान 14 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 100 से क्या बना है, ये 200 कैसे बना है, 100 गुणित 2 करके बना है। क्लियर है। 23% का अगर मान पूछा जाए 200 का, 23% का मान हो जाएगा 23 का दुगुना, 23 का दुगुना हो जाएगा 46। और 98% का पूछ दिया जाए तो 98% बराबर
200 का कितना हो जाएगा, 98 का गुणित 2 मतलब 196। समझ में आई बात, ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से आया, तो अल्टीमेटली प्रतिशत जैसे निकालते हैं वैसे ही आया है। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं जब हम प्राइमरी स्कूल में जाए तो उस तरीके से भी मैं बता देता हूं, फिलहाल ये अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसा भी मैं इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बेसिक। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रतिशत से मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोल दिया कि भैया 100 का 23% निकालिए, उसका मान बताइए। तो आप क्या करेंगे स्कूल के हिसाब से, 100 गुणित 23 बटे 100। मतलब जब प्रतिशत से मान बताना है, वैल्यू बतानी है, तो प्रतिशत हटाना होता है, और प्रतिशत हटाते हैं जब तो बटे में 100 लिख देते हैं। जब प्रतिशत हटाते हैं, ध्यान से रुकिएगा, नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 1, जब प्रतिशत हटाना हो तब 100 का भाग करना, 100 का भाग करना। दूसरा, यदि प्रतिशत में मान लाना हो, प्रतिशत में मान लाना हो तब 100 का गुणा करना, 100 का गुणा करना। ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो जैसे यहां पर प्रतिशत से मान वैल्यू बतानी है, तो प्रतिशत हटाना है तो डिवाइड बाई कर दिया 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये तो बहुत इजी सर, इसको क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया मतलब फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न दे दिए जाए वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक बात। ठीक है, अब अगर उल्टा पूछूं मैं कि 23 100 का कितना प्रतिशत है, मतलब ये दूसरा पॉइंट, कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत में मान बताना है, प्रतिशत बताना है आपको। तो देखिए वैल्यू यहां पर दी हुई है 23, किसका, 100 का पूछ लिया, 100 का 23 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये आपको बोला है। ठीक, तो देखिए कैसे होगा ये, यहां पर 100 का ये ऐसा पूछा है। ठीक है, 100 का 23 मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, अब ये भाग नहीं कर रहा हूं, ये अलग चीज है, समझिएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये गुणा, यहां पर ये देखिए 100 जो है वो 23 का कितना है। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो 23 ऊपर 100 नीचे, जिससे कंपेयर करने बोलता है वो नीचे होता है, और जिसके बारे में पूछा वो ऊपर होता है। ये मैं आगे और स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अब देखिए प्रतिशत जब लाना है तो आप 100 का गुणा करेंगे। यहां पर ये अलग चीज है दोस्तों, यहां पर 100 का भाग नहीं किया, यहां पर कंपैरिजन किया हुआ है। गुणा कहां किया, यहां पर, जो यहां पर भाग किया था वहां पर गुणा किया। तो बोलोगे तो मतलब तो वही है, यहां पर सेम इसलिए होता दिख रहा है क्योंकि आंकड़ा 100 है और प्रतिशत भी 100 में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं दूसरे ही नोट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, कि अगर बोलूं कि 25 75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत में मान चाहिए, आंसर चाहिए, तो आपको दूसरा नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो देखिए 25 रहेगा ऊपर, क्योंकि 25 के बारे में पूछा है कि वो कितना है, किससे कंपेयर करना है, 75 से कंपेयर करके पूछा है, तो 75 कहां जाएगा, नीचे। बात समझ में आ गई आपको, देखिए। ठीक है, तो यहां पर 100 वाला हिसाब नहीं है, यहां कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों 100 लिया हुआ है। तो यहां पर 25 को 75 से कंपेयर किया और गुणा कर दिया 100 से, क्योंकि प्रतिशत चाहिए। क्लियर? तो अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भैया ये 25 दिया 75 हो जाएगा, बटे 100 बटे 3 हो जाएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा 33.33%। ये आपका है 25, 75 का 33.33% है। ठीक, अब यहीं पर अगर एग्जांपल लूं कि भैया 200 का 23%, 200 का 23%, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल लिया हुआ था, तो यहां कैसे आएगा, का मान बताना है। 200 का 23% कितना होगा, मान बताना है, प्रतिशत हटाना है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, 200 का 23% और बटे 100। तो देखिए अब कंफ्यूजन दूर हुआ। यहां पर ये जो आंकड़े थे ये सेम होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने समझाया कि कैसे वो आया है, 100 का कितना प्रतिशत उतना ही होता है, ये समझाने की कोशिश की थी इसमें और इसमें, लेकिन अलग अलग आंकड़े ले लिए अब मैंने। तो ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 100 दूनी 200 हो जाएगा, और 23 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आ गया क्लियर? तो जब आप प्रतिशत हटा के वैल्यू बताना है, अगर आपको बिना प्रतिशत के मान बताना है, तो आपको 100 से भाग देना है उस संख्या के जिसमें प्रतिशत लगा हुआ है, उसके नीचे भाग देकर। ठीक है, और 25 75 का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या करना है,
जिस भी वैल्यू के बारे में पूछा है कि वो कितना प्रतिशत है वो ऊपर आएगा, और जिससे कंपेयर करके पूछा है कि उसका कितना है तो किसका 75 का, तो 75 नीचे आएगा और गुणा 100, क्योंकि मैंने लिखा यहां पर प्रतिशत अगर चाहिए तो गुणा 100 करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक आपका स्कूल का है, ठीक है, जिसको मैंने बताया। ठीक है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, वही सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो ये प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस जो है आपका, लाभ हानि जो है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कम से कम समय में इसको तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझिएगा इतने बेसिक को करते हुए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 100 के बारे में पूछ दिया था, अब मैं मान कम कर रहा हूं। जैसे 10 के बारे में पूछूं कि एक मान आपका 10 दिया हुआ है, 100 नहीं दिया हुआ। 100 के 1% का मान बताइए, 100 के 1% का मान बताइए। चलिए 1% अगर टफ हो रहा है तो पहले 10% का मान बता दीजिए। तो आप बोलोगे 10 के 10% का मान मतलब 10 गुणी 10 बटे 100, यही तो आपने सिखाया था। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो 1 आ जाएगा इसका मान। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर 100 का 10% मान ले ले तो वो आ जाता है 10। 100 का 10% मतलब 10, 100 का जितना प्रतिशत बोलो उतना ही मान होता है। लेकिन 100 से क्या कर दिया, वैल्यू को 10 कर दिया, मतलब एक जीरो कम कर दिया। तो उसके जो 10% का मान अगर 10 था 100 के, तो अगर 100 से एक जीरो बना के कम करके 10 कर दिया, तो यहां पर जो मान आया है उससे भी तो एक जीरो हट जाएगा ना, सेम प्रतिशत रहते हुए भी, क्योंकि इस वैल्यू का एक जीरो कम हुआ है, तो जो मान निकल के आएगा उसका भी एक जीरो कम हो जाएगा। तो 10 का 10% 1 होगा, क्योंकि 100 में से एक जीरो कम किया तो 10 में से यहां जो आया था उससे भी एक जीरो कम कर दिया तो 1 आया। ठीक है, 10 का 10% भाई, अगर आप बोलोगे 10 का 10% 10 होता है तो ये तो गलत बात हो गई। 10 का 10% अगर आप 10 ही ले लो तो 100% है, 10% थोड़ी है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। जैसे मैं अपने आप में खुद में कितना हूं, 100% हूं। अगर मेरे हाथ निकाल लिया जाए तो मैं 10% कम हो जाऊंगा, मान लेते 90% रह जाऊंगा। ठीक है, कोई भी मान अपने आप में शुरू में 100% होता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में शुरू में 100% है, ध्यान रखिएगा। कोई भी मान अपने आप में शुरू में 100% होता है, ये भी अपने आप में 100% है। अब इसका कुछ प्रतिशत निकालना हो, ये शुरू में 100% है, ये 100% के बराबर है, होता ही है। अब इसका 1% ले लो चाहे 10% ले लो, प्रतिशत मतलब उसका कुछ भाग, उसका कुछ भाग। जैसे अगर मैं इस 10 के 50% के बारे में बात करूं तो आपको पता है 50% मतलब आधे की बात हो रही है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 100 के 50% की बात करता तो 100 के 50% का मान होता 50, ठीक, 50 आता। लेकिन यहां पर 100 से 10 हो चुका है, तो जो 50% का मान यहां 50 आ रहा था, तो यहां पर 50% का मान एक शून्य कम मतलब 5 होगा। इस तरीके से भी ध्यान में रख लीजिए। तो आप मन में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब कभी भी पुराने लोगों को अगर आप देखेंगे जो हिसाब किताब करते थे, ठीक है, या कुछ सामान लेने जाते थे, तो उनको कोई सिखाता नहीं था बैठ के प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस, वो खुद से कैलकुलेट कर लेते थे, अपनी समझ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते थे। तो कोई भी मैथ्स के टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच सोचना। आप प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचोगे ना तो सारी चीजें आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट गए हो भैया, 10 रुपए का अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 75% बता दो, 10 का 75% का मान बता दो भाई, तो आप दिमाग में लगाओगे अगर 100 होता, 100 का 75% 75 ही होता। लेकिन यहां तो 10 दिया है, 10 का 75% 75 तो होगा नहीं, क्योंकि ये भाई शुरू में अपने आप में 100% है। अब 100% से अगर कुछ भी कम प्रतिशत पूछा है तो 10 से तो कम ही होगा ना, कॉमन सेंस है। ठीक, तो 100 का 75% 75 ही होता, लेकिन 10 का 75% 7.5 होगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन ये अच्छा हो जाएगा प्रतिशत पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे फिर से मैं अगर बोल दूं कि 10 का 83% का मान बताइए, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए 8.3%। ये आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 100 का 83% पूछता तो 100 का 83% दोस्तों होता 83, लेकिन 100 से बन गया है 10, एक शून्य कम, तो इसका एक शून्य कम मतलब एक दशमलव लगा देना।
तो 8.3 हो गया। माफ कीजिए, प्रतिशत नहीं, मान है ना, तो 8.3। 10 का 83% मतलब 8.3 मान। क्लियर है? तो ये बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की कि किसी भी मान का प्रतिशत कैसे हम बिना कैलकुलेट किए निकालें, वो आपका समझिए। वही अगर मैं कुछ बोल दूं कि भैया 20 का 23% निकालिए, 20 का 23% निकालिए। जैसे 200 का 23% पूछा था, 20 का पूछ दिया। समझ रहे हैं? तो ये जो 20 है ये खुद में अपने आप में 100% है, तो इसके 23% का मान ऑब्वियसली इसके 23% का मान 20 से तो कम ही आएगा। ठीक, जब आपने 200 का 23% निकाला था तो 46 आया था। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप समझेंगे कि 10 का 23% कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 का 23% 2.3 होगा 10 के लिए। लेकिन 10 नहीं है, यहां पर गुणित 2 है, तो यहां पर भी गुणित 2 कर दीजिए, 4.6 आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों प्रश्न को। ठीक है, 4.6, 46 आ रहा था, 1 0 कम किया है, 4.6 हो गया। ये समझाने की मैंने कोशिश की, आपको समझ में आता है तो देखिए अच्छे से। और अब हम इसमें से कुछ प्रश्न लेने वाले हैं जो आपको समझ में आ जाए। और अगर बेसिक है, बेसिक ही बताया, सिर्फ गुणा भाग बताया यहां पर कि कैसे, थोड़ा सा हिसाब किताब बताया, अगर वो ध्यान में रहता है तो अच्छी बात है आपके। ठीक है, बेसिक एक रेफरेंस को 100 लेकर समझाया, फिर मैंने 200 को कर लेकर समझाया, फिर 10 कर दिया उसको, फिर 20 कर दिया। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि आंकड़े तो वही हैं, जैसे पहले 46 था, 4.6 दिख रहा है, 4.6 दिख रहा है, आंकड़े तो वही है। 75 था, वो 7.5 दिख रहा है, आंकड़े वही है, बस कितने शून्य लगेंगे या कितने शून्य हटाना है उतना ही ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब यह है किसी भी मान का 100 का प्रतिशत में निकालने आना चाहिए, कुछ भी प्रतिशत, वो तो पता ही होगा, डायरेक्ट उतना ही होता है। दूसरा, 10 के रूप में प्रतिशत निकालना चाहिए कि अगर 10 का कितना भी प्रतिशत पूछ दिया जाए वो आपको पता होना चाहिए। इनके बाद फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी का मान का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जैसे 10 के प्रतिशत को कुछ भी मान पता होगा आपका, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 83% 8.3, तो 10 की जगह 20 दे दे तो आप डबल कर दोगे, है कि नहीं? 83% 20 का पूछ दे तो 8.3 का डबल कर दोगे, क्योंकि 10 का अनुमान याद है। 10 की जगह 30 दे दिया जाए तो आप 3 गुना कर दोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो 10 का कितना भी प्रतिशत का मान, 100 का कितना प्रतिशत का मान, 50 का कितना भी प्रतिशत का मान ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं 50 का 50% बताइए, तो आप बोलोगे कि 50 का 50% मतलब 50 का आधा, तो बोलोगे 25 हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 का 25% बताइए, 50 का 25%, तो क्या होगा, 100 का अगर 25% होता तो 25 होता, लेकिन 100 की जगह 50 है, मतलब 100 का आधा है, तो अगर 100 का जो मान रहता 25%, वो 25 ही होता। लेकिन 100 नहीं 50 है, मतलब 100 का आधा है, तो 25 का आधा कर देना भाई, कितना हो जाएगा 12.5। ये है, ये समझना है आपको। ठीक, कोई अगर 100 का ध्यान में है तो उससे 10 का ध्यान में रहेगा कुछ भी प्रतिशत, उससे 20 का, 30 का, 40 का पता कर सकते हैं। और 100 का ध्यान में रखते हुए आपको 50 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 300 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इनका कुछ भी प्रतिशत। क्लियर? तो ये इतनी बातें थी प्रतिशत के संबंध में। ठीक, अब हम क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। आई थिंक थोड़ा ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट खिंचा गया है, लेकिन फिर भी मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, मेरा ये उद्देश्य रहता है किसी भी टॉपिक के लिए। ठीक है, तभी पूरी तरीके से जाके वो प्रश्न हल होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर ही ऊपर तौर पे मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता दूं और फिर डायरेक्ट प्रश्न हल कराने जाऊं, तो लिमिटेड प्रकार के प्रश्न जो इजी रहते हैं वो तो बनेंगे, लेकिन अगर कोई प्रश्न घुमा के दे दिया जाए तो फिर वो कभी नहीं बनते हैं जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो। तो इस कारण ये सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रश्न प्रतिशत के। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे प्रश्न ले रहा हूं, 28%, माफ कीजिए, 450 का 28%,
450 का 28%, धन 280 का 45%। अब एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये निकालना है तो अब क्या करोगे, कन्वेंशनली अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 450 का 28%, मतलब हटाना है, मान बताना है, तो ये आ जाएगा भाग 100 क्योंकि प्रतिशत हटा दिया। और फिर 280 का 45%, मतलब भाग 2 भाग 100 कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक चीज देखिए, इससे जो मान मिलेगा और इससे जो मान मिलेगा, इससे जो एक मान आएगा मान लेते हैं x, और इससे सॉल्व करने से एक मान आएगा वो y। तो आपको ये चीज बताना है कि ये जो x इसका मान आएगा और इसका जो मान आएगा y, वो एक ही होंगे या अलग अलग होंगे। तो एक चीज समझिए, देखिए यहां पर 450 दिख रहा है और यहां पर 28 दिख रहा है, यहां पर 280 दिख रहा है और 45 दिख रहा है। आंकड़े तो सेम नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और प्रतिशत कैलकुलेट करना मतलब क्या, दो आंकड़ों का गुणा करके 100 से भाग दे देना, दो आंकड़ों का गुणा करके 100 से भाग दे देना, यही तो है। एक और चीज बता रहा हूं, नई चीज। तो देखिए 450 28, 280 45, दोनों का गुणा करेंगे सेम आएगा या अलग अलग आएगा, तो आप बोलेंगे सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि जितने शून्य दिए हैं उतना ही शून्य लगा हुआ है, मतलब आंकड़ों की संख्या नियत है, दोनों में कांस्टेंट है। 450 है, हालांकि यहां पर 45 है, लेकिन इसका जो शून्य है 280 को तो मिल गया क्योंकि यहां तो 28 था। तो जितने जीरो लगे हैं, एक जीरो यहां पर भी देखने को मिल रहा है, और बाकी उसके अलावा 28 है 28 है 45 है 45 है। तो 445 का 28 के साथ गुणा या 280 का गुणा 45 के साथ करें तो एक ही मान आएगा, और 100 से भाग देना मतलब एक ही। मतलब एक चीज आप कैलकुलेट कर लें तो दूसरा वही होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा बनेगा आपका, ठीक। तो यहां पर से कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ये 100 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा भाग देने पे, और गुणित 28। तो 4.5 का गुणा 28 के साथ कर लेना, मतलब 45 गुणित 28 कर लेना और एक दशमलव लगा देना। तो इससे जो भी आंसर आएगा, इससे जो भी आंसर आएगा वही आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे 4.5 का 28 के साथ, तो ये तकरीबन 126 आएगा। ठीक है, 126। तो ये अगर 126 आया तो ये भी 126 ही आना है, ये तो मैंने बता रखा है। और 126 को 126 में जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा क्या, 252। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज इज नथिंग बट, वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज। प्रतिशत कैलकुलेट करना कुछ और नहीं, दो संख्याओं का गुणा करके 100 से भाग दे देना है, ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? तो ये आपका प्रश्न, आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक, चलिए एक और प्रश्न प्रतिशत का कवर करने की कोशिश करते हैं। जो अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति द्वारा, प्रश्न ले रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा 20% खर्च लिख रहा हूं यहां पर, 20% खर्च, अपनी आय का 20% खर्च कपड़े पर किया गया। ठीक है, 10% खर्च पुस्तक लेने में किया गया। अपनी आय का बोल रहे हैं ना, आय का लिख देते हैं, आय का उतना प्रतिशत, आय कितना नहीं पता भी। ठीक है, 10% पुस्तक पर खर्च किया गया। 9% खर्च गिफ्ट खरीदने में किया गया। ठीक है, ये हो गया। और 7% खर्च अन्य मदों में किया गया। ठीक है, इतना चीजें दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने इतना प्रतिशत खर्च किया अपने आय का। तो आखिर में बोल देता है कि अगर उसके पास, अब लिखा है यदि उसके पास 2700 रुपए बचे हुए हैं खर्च करने के बाद, है ना, बचे हुए हैं खर्च के बाद यदि उसके बाद खर्च करने के बाद 2700 रुपए बचे हुए हैं, तो उसकी आय क्या होगी।
उसकी आय क्या होगी, ये आय बताना है आपको, ठीक है। और इतने पैसे जो है वो बचे हुए हैं, खर्च करने के बाद बचे हुए बैलेंस है। तो देखिए प्रतिशत में कितना खर्च किया हुआ दिया है, लेकिन पूछ लिया है कि उसकी आय कितनी थी, कुल आय, आय में से ही तो इतना खर्च किया है, लेकिन कंपेयर करने की वैल्यू कितना खर्च किया वो नहीं दिया हुआ है, कितना बचा है वो दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखेंगे कितना प्रतिशत कुल खर्च किया उसने। तो 20 में से 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 30, और 30 में से 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 39, और 39 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46। 46% उसने कुल खर्च किया है, कुल खर्च 46% कुल खर्च किया हुआ है अपनी आय का। तो अब मुझे बताइए उसके पास कितने पैसे बचेंगे प्रतिशत में। तो आप बोलोगे 54% बचाए हैं उसने। 100% होता है भाई, 46% अगर खर्च है तो 54% बचेगा उसके आय का, है कि नहीं? ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है भाई। 100 में से 46 घटा के ही आया 54%, ठीक। अब यही 54% जो बचा हुआ है वो किसके बराबर होगा? 2700 रुपए, क्योंकि ये भी बचा हुआ पैसा है, ये प्रतिशत में बचा हुआ है, ये वैल्यू में बचा हुआ है। तो ये 54% किसके बराबर होगा? 2700 के बराबर होगा, और इससे आय निकाल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं उसकी आय x रुपए होगी, ठीक। x का 54%, x का 54%, ये 54% x का, अब जो प्रतिशत हटा के डिवाइड बाय 100 किया होगा, ये किसके बराबर होगा दोस्तों? 2700 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो बैलेंस है, बैलेंस है। और ये जो भी प्रतिशत था ये भी बैलेंस था कि कितना बचा हुआ था। इस तरीके से कंपेयर करते हैं, समान चीजों को समान चीजों से कंपेयर करते हैं। तो कुल आय का ये आपकी x क्या है? उसकी आय है। कुल आय का 54% बचा है। बचा क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि कैलकुलेट करने के, इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए बचा हुआ पैसा दिया है, खर्च हुआ पैसा नहीं दिया है। खर्च हुआ पैसा दिया रहता तो मैं 46% को ही ले लेता x का, कि इतने रुपए खर्च हुए हैं और इतना प्रतिशत खर्च हुआ है x का, तो वो ले लेता। लेकिन चूंकि 54% बचा हुआ है खर्च करने के बाद 100 में से, और 2700 रुपए बचा हुआ है खर्च करने के बाद, तो इस कारण मैंने बचे हुए प्रतिशत को बचे हुए पैसे के साथ कंपेयर कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x का 54% बराबर 2700 के है, ठीक। कैलकुलेट करने जाऊंगा तो x बराबर 2700 गुणित 100 हो जाएगा बटे 54 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा? 27 दूनी 54 होता है दोस्तों, 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 भाग में, और ये हो जाएगा 2 भाग में, क्योंकि यहां पर 2700 है, 27 एकम 27 और 2 शून्य, और 27 दूनी 54, ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। और 2 ये हो जाएगा 50, ठीक। तो x बराबर 50 गुणित 100 मतलब 5000 रुपए, ये उसकी आय होगी, ठीक। तो ये हो गया आपका इस प्रकार का प्रश्न जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, नोट करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रतिशत के बहुत सारी वैरायटी है, मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिशत में कैसे भी पूछे आपको ध्यान में लगा देना है। थोड़ा सा देखिए, अपना दिमाग ओपन करिए। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, नहीं। मेंटेलिटी चेंज करेंगे, अब खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेंटेलिटी ऐसे चेंज करना है कि आप उसको प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ दीजिए। दैनिक जो दिनचर्या होती है आपकी, उससे जोड़ दीजिए, आपके प्रश्न बनने लग जाएंगे। मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को अगर आप दैनिक दिनचर्या में बाकी चीजों को भी ऑब्जर्व करें, अपने बाकी विषय को भी ऑब्जर्व करें, तो आपको पढ़ने के लिए वो ईजी हो जाता है। जैसे अगर आप नियम कायदे कानून की बात करें तो आपको न्यूज चैनल देखना चाहिए, उसमें क्या राजनीति वाला मैटर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैटर है, उसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपके लिए संविधान इजी हो जाएगा। इतिहास के तौर पे बात करें कि ये घटना अगर ऐसी हुई है तो इतिहास में कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या जो इससे संबंधित है, तो इस तरीके से वो हो जाएगा। मतलब दैनिक दिनचर्या से जोड़कर देखें, अगर आप अपने विषय को प्रैक्टिकली सोचें तो ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। कोई भी विषय की बात करें तो वैसी मैथ्स भी है, ठीक है। प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस जैसे अगर आपको बात करें तो मार्केट में अगर आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको कोई बताता नहीं है कितने पैसे आपको वापस लाने हैं। क्या अभी भी आप जो छात्र होंगे तकरीबन 20 से लेकर 25 और 30 वर्ष तक की आयु के भी होंगे,
तो आप अगर मार्केट जाते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, तो क्या आपको कोई बताता है क्या कि भैया इतना पैसे लगेंगे, आप इतना पैसा वापस लेके आना? वो बचपन में किया करते थे, अभी नहीं, अभी आप खुद से कैलकुलेट कर लेते हो। तो वही सारी चीजें जो है अभी भी हमको ऐसी इसमें ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक टाइप का प्रश्न आता है इस प्रकार का, देखिएगा, जैसे एक प्रकार का प्रतिशत का प्रश्न है, सेकंड टाइप आप पढ़ सकते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? ये प्रश्न पहचान लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। ठीक प्रश्न जो लिखा है मैंने वो आपका चीनी और खपत वाले प्रश्न के लिए भी उपयोग में आता है, चीनी खपत। ठीक है, चीनी और खपत वाला जो प्रश्न होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं शुरू में चीनी का जो मूल्य था इतना रुपए पर किलो था, उसके मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है और खपत में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मूल्य का मतलब हो गया किसी एक चीज में वृद्धि और खपत मतलब दूसरे चीज में वृद्धि। तो कुल आपके जो पैसे लगेंगे, ठीक है, कुल खर्च में कितनी की वृद्धि होगी या कितने का अंतर आएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है चीनी खपत के लिए भी उपयोग में ले जाते हैं, जिसका मैं फॉर्मूला ध्यान में रखकर बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान से रखिए, परसेंटेज परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत अंतर बराबर x प्रतिशत धन y प्रतिशत धन xy प्रतिशत बटे 100। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कुल प्रतिशत परिवर्तन का, कि किसी एक चीज में वृद्धि फिर दूसरे चीज में भी वृद्धि, तो कुल परिवर्तन कितने का होगा उसके लिए आपका प्रश्न है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो देखिए ये किस किस चीज के लिए लागू होगा, तो देखिए किसी एक क्वांटिटी का गुणा दूसरे क्वांटिटी के साथ हो। ठीक है, किसी एक वैल्यू का गुणा दूसरे वैल्यू के साथ हो और तीसरी चीज मिलती है हमको, वो सब में ये एप्लीकेबल होगा। जैसे शक्कर और मतलब चीनी, शक्कर और खपत में क्या है कि अगर शक्कर का मूल्य 10 रुपए पर किलो है, 10 रुपए पर किलो है और आपने 10 किलो लिया, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 100 रुपए, है कि नहीं? कैसे? 10 रुपए 1 किलो के हिसाब से और 10 किलो लिया तो 100 रुपए का बिल बन जाता है कि नहीं? तो एक चीज का गुणा दूसरी चीज के साथ करें तो तीसरी चीज मिलती है, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे इसमें क्या हुआ, आयत की जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है कि नहीं? तो लंबाई गुणित चौड़ाई करने से अगर आप देखें तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से क्षेत्रफल प्राप्त होता है, मतलब दो चीजों का गुणा करके आपका तीसरी चीज मिल रही है, तो यही सारी चीजें हैं, तो इसके लिए भी यही एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ? तो देखिए x प्रतिशत मतलब किसी एक चीज में परिवर्तन, मतलब देखिए लंबाई में परिवर्तन 10% दिया हुआ है। y मतलब दूसरे चीज में परिवर्तन जो है 20%, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक, ये 10% x का मान हो गया, दूसरा प्रतिशत जो दूसरा मान दिया होगा प्रतिशत में वो दूसरा y का मान हो जाएगा, मतलब 20, और यहां पर x इंटू वाई मतलब 10 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, तो जोड़ देंगे 10 और 20 को तो आ जाएगा 30 धन ये हो जाएगा 200 बटे 100, तो 200 बटे 100 मतलब ये 2 बच जाता है, और 30 धन 2 कितना हो जाएगा? 32%। तो कुल परिवर्तन 32% का होगा उस आयत के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो 32% रह नहीं जाएगा, 32% बढ़ जाएगा, ये अंतर होगा। तो आपका देखा दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में, -32 धन 32। तो यहां पर जो भी क्षेत्रफल शुरू में था वो 32% बढ़ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है? तो ये था प्रश्न इस प्रकार का, जो चीनी वाले में भी और इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हमको कवर करना होगा। तो देखिए एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो आपका क्षेत्रफल वाला प्रश्न है, चीनी खपत वाला प्रश्न है, तो चीनी और शक्कर मतलब चीनी या शक्कर, और खपत वाले प्रश्न में एक और टाइप आता है कि अगर खर्च को सेम रखना चाहे, मतलब पहले भी 100 रुपए थे अभी भी 100 रुपए है, लेकिन अगर चीनी की खपत में चीनी के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हो गई 10% की, तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, खपत को कितना कम करना पड़ेगा सो दैट खर्च जो है वो सेम रहे। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप देखिएगा एक बार, ये फॉर्मूले लगा के वो चीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूले के हिसाब से फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है दोस्तों, तो उसको कैसे करना है वो चीज आप देखिएगा, ठीक है, तो वो भी आपका एक अच्छा टॉपिक है, ठीक। चलिए मैं बता दूं क्या, एक बार समझ लीजिए, चलिए अगर समझ में आता है जल्दी से। यदि शक्कर की कीमत 10% वृद्धि हो जाती है, शक्कर की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा, खपत को कितना कम करना पड़ेगा कि कुल खर्च समान रहे, कुल खर्च समान रहे। तो ये अंतर समझिएगा, पहले क्या था कि आपका खपत भी बढ़ रहा था, शक्कर का दाम भी बढ़ रहा था, तो कुल खर्च कितना बढ़ेगा ये प्रश्न था पहले। अभी क्या है, खर्च समान रखना है कि पहले भी 100 रुपए थे और अभी भी 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए से ज्यादा नहीं है शक्कर खरीदने के लिए, लेकिन दाम अगर बढ़ेगा शक्कर का और पैसे मेरे पास उतना ही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो क्वांटिटी मेरे को मिलेगी शक्कर की वो तो कम मिलेगी ना। पहले 100 रुपए में 10 किलो आ रहा था, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया, तो जो 10 किलो मिलता था वो 10 किलो से अब कम मिलने लगेगा, ये बताना चाह रहा हूं। तो कितना आपका खपत कम होगा प्रतिशत में वो पूछा है, तो इसमें ध्यान रखिए। देखिए यहां पर आपका 10% शक्कर की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/10। ध्यान रखिए एक और चीज, किसी भी प्रतिशत का मान आपको भिन्न में लिखना आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि 50%, आप बोलोगे 1/2 होता है, ठीक है। 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, 33.33% आपका 1/3 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। 16.66% आपका 1/6 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 1/10 अल्टीमेटली 10% मतलब क्या हो जाएगा, 10% मतलब 1/10, मतलब देखिए प्रतिशत को मान में परिवर्तित कर रहे हैं, तो मान में परिवर्तित करने के लिए क्या कहा था मैंने, बटे 100 कर देना है, तो 10/100 मतलब 1/10, वही बात हो गई। तो 10% को मैंने 1/10 के रूप में लिख लिया और ये बढ़ रहा है, ठीक। तो देखिए होगा क्या, शुरू में मैं अगर बोलूं कि प्राइस जो है शक्कर का प्राइस जो है, जो रुपए पर किलो में दिया हुआ था, रुपए पर किलो में दिया हुआ था, ये 1/10 में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है पता है, कि 1 बढ़ेगा 10 के कंपैरिजन में। मतलब शुरू में प्राइस अगर शक्कर का 10 रुपए पर किलो था, तो वो 1 बढ़ के 11 रुपए पर किलो हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। 1/10 बढ़ा है ना, 1/10 का है 10% से आया, तो 1/10 बढ़ना मतलब 10 शुरू में था, 1 अब बढ़ गया, तो 10 से हो गया 11। तो जो कंजम्पशन रहेगा, खपत रहेगा ना किलो में, जिसको कंजम्पशन कहते हैं, कंजम्पशन मतलब सी, वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका प्राइस मतलब दाम व्युत्क्रमानुपाती होता है कंजम्पशन के। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन मतलब खपत, या फिर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये 10 से 11 हुआ है, तो खपत आपका 11 से 10 हो जाएगा, खपत आपका 11 से 10 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर प्राइस 10 से 11 हो रहा है तो खपत 11 से 10 हो जाएगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए परसेंटेज खपत बताना है कि कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। तो देखिए 10 से माफ कीजिए 11 से 10 हो रहा है, 11 से 10 मतलब कितना कम हो रहा है, -1, ठीक है। तो कर देंगे 1, ठीक है। चलिए ऋण लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे 11 गुणित 100, ठीक है। और जो 100/11 आप करोगे, ऋण 100/11 करोगे, ऋण ये शो कर रहा है कि खपत हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, ऋण ये शो कर रहा है और कुछ शो नहीं कर रहा है। तो जब आप 100/11 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9.99%।
तो इतनी आपकी खपत में कमी होगी। ऐसा नहीं कि 10% बढ़ गया तो 10% खपत भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहीं से कैलकुलेट हो, 11 से 10 हो गया खपत, क्योंकि 10 से 11 प्राइस था, तो 10 से 11 होने में 1 की कमी हुई, 1 लिख दिया। इसके कंपैरिजन में शुरू में क्या था 11, तो 1/11 कर दिया। क्लियर है? तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 9 माफ कीजिए 99 नहीं होगा, 9.09 होगा, ये इस तरीके से आप ध्यान में रखें, ठीक है। प्रतिशत आंसर आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी ध्यान रखिए, ये आपका शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। 11 से 10 खपत हुआ है, तो 11 से 10 में 1 का अंतर हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। ऋण शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि कमी हो रही है, धन शो करेगा कि बढ़ोतरी हो रही है। तो 10 से 11 का अंतर 1 हो रहा है, और जो शुरू में डेटा हो उसको भाग में कर देना, गुणा 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रतिशत में बताना है वैल्यू, तो गुणा 100 किया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप था, महत्वपूर्ण टाइप था, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परसेंटेज में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ही बेसिक है सब चीजों का। इसके आधार पर आपका आगे जाके मिक्सचर भी बनेगा, मिश्रण भी बनेगा, क्या बोलते हैं, साधारण और चक्रवृद्धि भी बनेगा, इसके बेस पे बनता है सारा, प्रॉफिट लॉस भी इसके बेस पे बनेगा सारा, ठीक है। P is 6 टाइम एज लार्ज एज Q, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं P Q से 6 गुना है, ठीक है। प्रश्न लिखते जाइए। तो बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये आपका प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। P Q से 6 गुना है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम होगा। अब यहां पर एक चीज तो पता चल गया कि P बड़ा है Q से, है कि नहीं, P बड़ा है Q से, कितना 6 गुना। तो देख लेते हैं, अगर Q का मान X होगा, मान लेते हैं, माना, तो P का मान हो जाएगा 6 गुना, मतलब 6x। क्लियर है? तो अब एक चीज बताइए, मान में अगर देखें तो Q P से कितना छोटा है, Q P से कितना छोटा है, तो आप बोलोगे 6x में से x घटा दे तो 5x आ जाएगा, तो इतना ही छोटा है Q P से। मान की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कोई दो भाई हैं, एक भाई की उम्र 30 वर्ष है, दूसरे भाई की उम्र 26 वर्ष है। तो जो छोटा भाई है बड़े भाई से कितना कम है, कितना छोटा है, तो आप बोलोगे 30 में से 26 घटा देते हैं तो 4 वर्ष आ जाएगा। तो वही बात हुई यहां पर, अगर P का मान 6x है, Q का मान x है, तो Q जो है P से कितना छोटा है, 6x में से x घटा देंगे, इसका में से इसको घटा देंगे, तो इतना छोटा है। दोनों के मान का अंतर, जैसे उम्र में दोनों की उम्र का अंतर उतना छोटा हो जाता है कोई भी, तो वैसे इसमें हमने लिख लिया। तो उसी को प्रतिशत में पूछा है दोस्तों, प्रतिशत में पूछा है क्या, कि Q P से कितना छोटा है, लेकिन यहां पर छोटा बोल रहा है ना, तो P माइनस Q पूछा है गुणित 100, ये पूछा है प्रतिशत में। Q P से कितना छोटा है, दोनों का अंतर, किससे कंपैरिजन में, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और गुणित 100। तो ये जो मान आया हमारा ऑलरेडी कितना है, 5x, P का मान कितना है, 6x, और गुणित 100। क्लियर है? और 5/6 को आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यहां पर आएगा x और x तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5/6, 5/6 का मान आपको ध्यान रखना है 83.33%, 83.33% होता है, ये आंसर है। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न है ये। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बस ध्यान में रखना है दोनों का अंतर बटे जिससे कंपेयर करना है। P से कंपेयर करके पूछ रहा है, तो नीचे आएगा वही जिससे कंपेयर करते हैं, गुणा 100। ठीक, तो ये एक प्रकार का प्रश्न है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, खत्म करते हैं आगे। ओके, चलिए अब एक प्रकार का प्रतिशत में प्रश्न पूछता है, कैसा कि किसी संख्या का किसी माफ कीजिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उसको मैं जब बताऊंगा
तब बताऊंगा जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है, उसको तब बता दूंगा। तो ये हो गया प्रतिशत। चलिए अब जल्दी से लाभ हानि की बात करते हैं। लाभ हानि की बात कर लेते हैं। हेडिंग कर लीजिए लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जल्दी से समझ रहे हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये दो चीजों के आधार पे पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, इसके बाद से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा हो जाता है आसान। ऐसा कि अगर कोई मॉल में जाते हुए हमको एक दुकान दिखाई दे रही है, उसमें लिखा है फ्लैट 50% ऑफ, तो बड़े अच्छे तरीके से आप अट्रैक्ट होते हो, उसमें होते हो कि नहीं होते हो? फ्लैट 50% ऑफ देख के आप अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हो और चले जाते हो उसके अंदर कि हमको 50% छूट में कोई सामान मिलेगी। तो जैसे मान लेते हैं आपने एक जीन्स खरीदा, उसकी कीमत थी 4000 रुपए, उसकी कीमत थी 4000 रुपए। अब बोला कि 50% ऑफ है, और ये जो 4000 रुपए है ये आपका एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी है, ठीक है, जो भी उसका प्राइस रहता है ना, लिखा रहता है जो लिस्ट में, वो आपका 4000 रुपए और 50% ऑफ करके मिल जाएगा सामान आपको। तो उस समय आपको कोई नहीं बताता कि भाई कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे या कितने पैसे आपके इसमें से कम हो जाएंगे, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेते हो बड़े आसानी से और बता देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली नजरिए से देख रहे हो, व्यवहारिक नजरिए से देख रहे हो। वहीं जब प्रॉफिट लॉस की बात आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप क्या करोगे बड़े आसानी से कि 4000 का 50% कैलकुलेट कर लोगे, और यही तो मैंने बताया कि 4000 का 50% मतलब आधा, मतलब 2000 रुपए। ठीक, 2000 रुपए छूट मिल जाएगा, मतलब 4000 में से 2000 आप माइनस कर लेंगे, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उतने में आपको सामान मिल जाएगा। मतलब ये दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, उतने में वो बेच रहा है ना, आप खरीद रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहां पर दुकानदार के नजरिए से देखना है कि वो कितने में बेच रहा है, एमआरपी से कम करते हुए, तो वो दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन आपके लिए क्रय मूल्य इसलिए यहां पर कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि चीज को खरीदने के बाद वापस बेचने नहीं जाओगे, ठीक है। इस कारण दुकानदार के विक्रय मूल्य की बात की है, जो 2000 रुपए है, 2000 जो हुआ ये छूट है, और ये जो 4000 है ये एमआरपी है। तो ये हम तब देखेंगे, ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है जब आप एमआरपी पढ़ते हैं, मतलब लिस्ट प्राइस पढ़ते हैं, टैग प्राइस भी जिसको बोलते हैं, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं, अंकित मूल्य से छूट कैसे निकालना है, जो भी प्रतिशत में दिया हो उसको वैल्यू निकाल लेना एमआरपी का, उसको छूट कहते हैं। ठीक, और आखिरी में जो बच जाता है, जितने में आप सामान दुकानदार बेच देता है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जो भी आपका संबंध होता है अंकित मूल्य का, वो किसके साथ होता है, ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य का संबंध हमेशा विक्रय मूल्य के साथ होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्या करके कि अंकित मूल्य में छूट जो होता है उसको घटा देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक है, चलिए साथ साथ ये टॉपिक अगर ये मैंने शुरुआत कर ही दी है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो इसको खत्म भी कर देते हैं फॉर्मूले के रूप में। ठीक, जैसे कैसे कैलकुलेट किया मैंने, यह सारी चीजें कैसे कैलकुलेट किया, मान लेते हैं एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी लिख रहा हूं यहां पर, अंकित मूल्य को एमआरपी लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये आप सभी ने सुना होगा, आई होप, अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं। तो अंकित मूल्य में छूट को बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब डी प्रतिशत दिया होगा, तो एमआरपी का ही छूट प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। जैसे 4000 का 50% कैलकुलेट किया था, तो एमआरपी का डी प्रतिशत कैलकुलेट कर लोगे आप, और आखिरी में जब एमआरपी में छूट, ये पूरा छूट है आपका, ये पूरा डिस्काउंट है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा डिस्काउंट है, एमआरपी का डी प्रतिशत कैलकुलेट करने से छूट मिलता है। ये करने के बाद आपको मिलता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। और ज्यादा अगर मैं करूंगी एमआरपी को बाहर निकाल दूं, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य को बाहर निकाल दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बटे 100 इज इक्वल टू एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में भी लिख लीजिए, अंकित मूल्य ब्रैकेट में 1 ऋण डिस्काउंट छूट प्रतिशत बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, ऐसा आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट। ये एक टॉपिक पूरा, इतना ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए जो बेसिक है उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक ये भी है, जब आप दुकान जाते हैं, उसके एग्जांपल से मैंने बताया और शुरू करके खत्म भी कर दिया। अब देखिए इसको, क्रय मूल्य वो होता है जिसमें आप सामान खरीदते हो, जिस मूल्य पे आप सामान खरीदते हो। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पे आप सामान बेच देते हो। ठीक, और दोनों के अंतर के हिसाब से ही डिसाइड होता है लाभ हो रही है हानि हो रही है। जैसे अगर आपने 10 रुपए में कोई सामान खरीदकर 12 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए में खरीद के 12 में बेच रहे हो, मतलब लाभ होगा 2 रुपए का। उसी 2 रुपए को प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो क्या दिक्कत है दोस्तों,
फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है आपको, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है फिर। वही तो प्रतिशत निकालने मैंने आपको बताया कि नहीं। देखिए प्रतिशत में लाभ पूछे, अगर प्रतिशत में लाभ अगर पूछे, ठीक, तो प्रतिशत में लाभ पूछने के लिए एक चीज तो पता चल गया कि हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा में बेचना है, जितने खरीदे उससे, तभी विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर्मूले के रूप में ये दिया होता है भैया, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, ये ध्यान में रखिएगा, बटे 100। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, चाहे वो लाभ हो या हानि। ठीक, तो ये आपके फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ जाती है, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? जैसा कि मैंने कहा 10 रुपए का सामान खरीद कर आपने 12 रुपए में बेचा, मतलब 2 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, 2 रुपए को लिख देंगे ऊपर। यही प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 2 रुपए को आपने लिख दिया ऊपर। ठीक, ये 2 रुपए जो आपको लाभ हुआ है किसके एवज में हुआ है? तो आप बोलोगे 10 रुपए का सामान था, उससे 2 रुपए ज्यादा, 10 रुपए क्या था आपका? क्रय मूल्य। तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, मतलब नीचे आएगा 10। और चूंकि प्रतिशत में आंसर चाहिए, प्रतिशत में आंसर चाहिए करके गुणा 100, जो पहले भी बताया था, चेंज नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर से हो जाएगा 2 पंचे 10 और 100 को 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा 20%। 20% की लाभ प्रॉफिट हो रही है यहां पर। तो इस तरीके से फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फॉर्मूला याद करते रह जाते हो, भूल जाते हो एग्जाम में और प्रश्न छोड़ के आ जाते हो बिना फॉर्मूले के। अल्टीमेटली फॉर्मूला कहां से आया है? जो कैलकुलेट करने का तरीका है वहीं से फॉर्मूला निकाल दिया गया दोस्तों, और कुछ नहीं है। मेरे को तो फॉर्मूला याद भी नहीं, तुरंत तुरंत मैंने किया ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सोचकर। ये 10 और 12 रुपए का एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। उल्टा अगर बोलूं, 10 रुपए में सामान खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, बोलो कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे? प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। अब देखो, जब लाभ होता है तो हमेशा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है क्रय मूल्य के साथ, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। लेकिन जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, मतलब ज्यादा में खरीदते हो, कम में बेच देते हो। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादा माइनस कम कर रहे हैं, ज्यादा क्रय मूल्य है, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ये ध्यान में रख लेना। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है, 10 रुपए में खरीदा, एग्जांपल के तौर पे ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया। तो 10 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, मतलब 10 ऋण 8 ऊपर आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, बटे क्रय मूल्य। तो आप बोलोगे 2 रुपए का नुकसान हो गया। भाई ये 2 रुपए कहां से निकाला आपने? 10 में से 8 को घटाया, तो 10 के कंपैरिजन में 2 रुपए की घाटा हो रहा है। तो हमेशा नीचे 10 रुपए मतलब क्रय मूल्य ही आता है। क्लियर? बटे 100, माफ कीजिए गुणित 100। ठीक, तो आ जाएगा 2/10 गुणित 100, मतलब वही मान आ रहा है, 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये फॉर्मूला आप रटते रह जाते हो, जिसका कोई सेंस नहीं है याद करने का। ठीक है, चाहो तो इसको फिर से नोट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना, प्रश्न बनने लगेंगे, प्रश्न बनने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। एक और मैं अच्छा फॉर्मूला आपको बता देता हूं, उसको चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक, अच्छा, इसको एक और तरीके से ध्यान में रखते हैं, इसको एक और तरीके से ध्यान में रखते हैं। देखिए, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। ठीक, और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। ठीक, तो ये जो है इसको आप लाभ भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अगर लाभ डायरेक्ट दे दिया है तो ऐसा कर सकते हो। और ये जो है आपका, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या होता है? ये हानि। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक, एक दूसरे को उसी चीज में परिवर्तित कर रहे हैं। दिमाग खोल के सोचना, तब ये कोई भी टफ नहीं रहेगा। क्लियर? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, क्रय मूल्य से डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है या विक्रय मूल्य से डायरेक्ट क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जिसके आधार पर आपका
बहुत सारा प्रश्न यह कहना चाहिए पूरा प्रॉफिट लॉस हल हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अभी तो सिंपल लाभ और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया, जो प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन डायरेक्ट अगर प्रश्न क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें हमको निकालना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। तो उसके लिए डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस से मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य से डायरेक्ट आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 धन ऋण लाभ और हानि प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत बटे 100। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धन और ऋण लिखा है, लाभ या हानि लिखा है, मतलब लाभ रहेगा तो धन लगा देना, हानि रहेगा तो ऋण लगा देना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। क्लियर? तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। क्लियर? इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपॉन 100। उदाहरण भी बताऊंगा, डोंट वरी, उदाहरण भी बता रहा हूं मैं। जैसे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपए है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल के साथ करते हैं, बाकी तो कैलकुलेट कर लोगे। और यदि 15% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य 2000 दे दिया है, 2000 रुपए, और प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 15%। तो आपको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए डायरेक्ट अगर अप्लाई करें तो सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ भैया 2000 रुपए लिख दिया। अब लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब धन लगेगा, हानि हो रही है तो ऋण लगेगा, तो यहां पर धन हो रहा है। तो मतलब देखिए 100 धन प्रॉफिट 15, ठीक, बटे 100 ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक, तो 2000 गुणा 115 बटे 100 ये आप कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा 20 गुणा 115, 115 गुणित 20 आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब उतना विक्रय मूल्य हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, विक्रय मूल्य दे दे, क्रय मूल्य नहीं पता और प्रॉफिट और लॉस दे दे, तो भी बन जाएगा ये। तो ये तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एक और मैं टाइप करा देता हूं, बहुत ही फेमस टाइप है प्रॉफिट लॉस का, प्रश्न उससे आते हैं डेफिनेटली। इसको आप नोट कर लीजिए जब तक इस फॉर्मूले को, मैं क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूं आपके लिए। चलिए, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए ये सारी चीजें इससे बन जाएंगी। अंकित मूल्य के बारे में भी मैंने बता दिया, उससे बन जाएंगे प्रश्न। ठीक, आपको बस इन सारी चीजों को समझते हुए प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जैसे देखिए एक प्रश्न मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, उसके प्रश्न के साथ ही समझा देता हूं। यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ये एक फेमस प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, फेमस प्रश्न है। तो इसको करना कैसे है देखिए दोस्तों, देखिए
सबसे पहले तो पहचाना लाभ हो रहा है हानि। यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। देखिए 36 पुस्तक आपने जितने में खरीदा उतने में आपने 30 पुस्तक बेच दिए, तो एक तरीके से आपको 6 पुस्तक की लाभ हो रही है, 6 पुस्तक का फायदा हो रहा है। क्योंकि भैया 36 पुस्तक मान लेते हैं आपने 1000 रुपए में खरीदा, और वही 1000 रुपए में आपने केवल 30 पुस्तक बेचे सामने वाले को, तो एक चीज समझिएगा, यहां पर 6 पुस्तक की जो है वो लाभ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है यहां पर आपको 6 पुस्तकों का, ठीक है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि हानि तो होगा नहीं, तो जहां कहीं भी हानि वाला आपका ऑप्शन रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपके बच जाएंगे लाभ वाले ऑप्शन। अब वैल्यू निकालना है, तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर जिस भी वस्तु का या जितनी भी वस्तु का जो आपका क्वांटिटी दिया होता है जो क्रय मूल्य का है, मतलब क्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या को x मान लेते हैं और विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या को y मान लेते हैं। वस्तुओं की संख्या यहां पर x और y अभी वस्तुओं की संख्या है, क्रय मूल्य दिए हुए वस्तुओं की संख्या को x, विक्रय मूल्य दिए हुए वस्तुओं की संख्या को y मान लिया। तो यहां पर जब कभी भी x का मान y से बड़ा हो, x और y हमेशा फिक्स रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। यहां पर हमेशा आपका लाभ होगा, और लाभ ऐसे होगा, फॉर्मूला आपको नोट करना है, x माइनस वाई बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑलवेज, ठीक है। और यदि ये फर्स्ट केस, और यदि मान लेते उल्टा देता, क्या कि 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका 30 पुस्तक जितने में खरीदा उतने में आप 36 बुक दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, हानि हो जाएगा, यहां पर हानि हो जाएगा। तो दूसरे केस में यह है कि अगर x का मान y से कम हो, x किसको ले रहे हैं, क्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या को, जिसका क्रय मूल्य दिया हो उसकी वस्तुओं की संख्या को, y विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या को। तो अगर x छोटा हो y से, क्लियर, तब आपका हानि होगा, लॉस होगा, और लॉस प्रतिशत में फिर से वही निकलेगा कि x माइनस वाई बटे वाई बटे 100। तो ये कैसे हुआ, y माइनस एक्स करना चाहिए, नहीं, y माइनस एक्स करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आपको प्रॉफिट लगने लगेगा। तो यहां पर ये x माइनस वाई बटे वाई ही रहने दो। अब आप बोलोगे कि सर नीचे तो क्रय मूल्य करते थे हमेशा, आपने विक्रय मूल्य वाले कर दिया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर x और y, यहां पर x और y क्रय और विक्रय मूल्य नहीं है, यहां पर x और y वस्तुओं की संख्या है। तो जब कभी भी वस्तुओं की संख्या के रूप में अगर प्रश्न दे, इस प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न, तो हमेशा y नीचे होता है, मतलब उस वस्तुओं की संख्या होती है जिसका विक्रय मूल्य दिया होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब रुपए में हो तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य होता है, लाभ और हानि निकालने के लिए। अंतर स्पष्ट है दोनों में, ठीक है। तो चलिए, ये पहला केस है हमारा इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में केस है। अब देखिए, ऐसा करने से जो आंसर आएगा ना, ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, और ये करने से प्लस में आएगा, तो पता चल जाएगा हानि हो रहा, लाभ। ऐसा करने से अगर प्लस में आंसर आता है तो लाभ हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट, धन आता है तो लाभ, ऋण आता है तो हानि। जैसे देखिए, x का मान यहां पर 36, y का मान 30 बटे 30 बटे 100, ठीक, मतलब 6 बटे 30 गुणित 100, 6 पंचे हो जाएगा 100 बटे 5, मतलब 20%। धन में आ रहा है आंसर, तो आपका प्रॉफिट। मान लेते उल्टा कर देते हैं प्रश्न को, 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, दूसरा केस आ जाता, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, x की जगह पे 30 होता, y की जगह पे 36 होता, बटे 36, 6 बटे 36, 6 बटे 36 गुणित 100, मतलब 100 बटे 6, 6 6 36 होता है ना, यहां से कैलकुलेट कर लो। तो देखिए, अच्छा ये ऋण में आ रहा है, 30 में से 36 गया, ऋण 6, ऋण में आंसर आ रहा है, और ऋण में आंसर आता मतलब यहां पर क्या, हानि, ठीक। तो धन में आंसर आए तो मतलब प्रॉफिट, माइनस में अगर आंसर आए तो लॉस। x माइनस वाई बटे वाई ही करना है हमेशा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लियर है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये था दोस्तों प्रॉफिट और लॉस, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। बहुत सारे प्रश्न वैसे तो बनते हैं इसमें, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया है किस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और कुछ ये जो महत्वपूर्ण टाइप है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
ये हमारे दो टॉपिक हो गए कवर, जिसमें हमने देख लिया प्रतिशत और लाभ हानि। ठीक है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, जिसके आधार पर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मिश्रण वाले से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, जिसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास में ये पूरे टॉपिक कवर ना हो पाए, तो अगर एक दो टॉपिक छूट जाते हैं तो उसको मैं एक और पार्ट बनाकर इस वीडियो का कवर कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं एक प्रश्न और ढूंढ रहा हूं प्रॉफिट लॉस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता था डायरेक्ट एग्जाम में। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं करा देता हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलो, एक प्रश्न मुझे मिल गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिएगा। देखिए, प्रश्न को सुनते जाइए ध्यान से, मैं बता रहा हूं, बस आपको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो केवल डाटा का नोट कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक गाय को और एक घोड़े को बेचा। ठीक है, उसने गाय को 20% लाभ में बेचा। ठीक है, 20% लाभ में बेचा, और घोड़े को 20% हानि में बेचा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यदि दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए, तो देखिए, गाय और घोड़े को जो बेच रहा है वो समान कीमत पे बेच रहा है, मतलब जितने रुपए में उसने गाय को बेचा है उतने रुपए में घोड़े को भी बेचा है। गाय को बेचने में उसको 20% का लाभ हुआ और घोड़े को बेचने में उसको 20% की हानि हुई। लेकिन एक कंडीशन यहां पर और नोट करना है कि गाय और घोड़े को या प्रत्येक को समान कीमत पर बेचा है, प्रत्येक को समान कीमत पर बेचा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा कैसा हो रहा है? तो देखिए, वैल्यू अलग अलग हो सकता है ना। मान लेते हैं गाय को 2000 रुपए में बेचा, घोड़े को भी 2000 रुपए में बेचा, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि गाय को 2000 रुपए बेचने में उसको हानि हुई हो, लाभ भी हो सकता है। या ऐसा कहें कि घोड़े को 2000 बेचने में उसको लाभ हुआ हो, हानि भी हो सकती है। मतलब यहां पर हानि और लाभ कितने रुपए में बेचा है उससे मतलब नहीं है, जब तक आपको क्रय मूल्य दोनों का ना पता हो। यहां पर क्रय मूल्य नहीं पता है कि नहीं? तो आप सोचेंगे पहले क्रय मूल्य दोनों का निकाल लें। कैसे करके? कि दोनों को समान कीमत पर बेचा है, मान लेते दे देते हैं प्रत्येक को 2000 रुपए में। फिर ये दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, उससे दोनों का क्रय मूल्य निकाल लें। फिर आखिरी में दोनों को कंबाइन रूप से निकाल लें प्रॉफिट या लॉस। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न में समझिएगा, दोनों को प्रत्येक को समान कीमत पर बेच रहा है। एक को बेचने पे 20% का लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर बेच रहा है। 2,000 रुपए में बेचने पर भी, तो यहां पर विक्रय मूल्य समान है, ना कि क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य समान रहता, जैसे मान लो दोनों को समान कीमत पर खरीद कर गाय को भी समान कीमत पर खरीदा और घोड़े को भी समान कीमत पर खरीदा, और फिर एक को 20% के लाभ पे और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा, तो कितना लाभ या हानि हुआ अगर आपको पूछता, तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होता, क्योंकि क्रय मूल्य समान था। लेकिन यहां पर प्रश्न अलग है, यहां पर क्रय मूल्य समान नहीं है, यहां पर विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान रहे और एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचे, तो यहां पर से क्रय मूल्य पता नहीं होने की वजह से ना तो लाभ ना तो हानि वैसी वाली स्थिति नहीं होगी। ना तो लाभ ना तो हानि वाली स्थिति तभी होगी जब क्रय मूल्य बराबर हो। यहां विक्रय मूल्य बराबर है, तब ऐसी स्थिति में पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। जब, पहचान लीजिए केस,
दोनों वस्तुओं को जो भी दिया हो समान कीमत पर बेचा जाएगा और एक में 20% का लाभ होगा बेचने पे और दूसरे पे 20% की हानि, तब हमेशा हानि होगा। कितना हानि होगा? x² बटे 100% का हानि होगा। x² बटे 100% का हानि होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है, नोट करेंगे। और x क्या है? x है ये कि जितना प्रतिशत लाभ का दिया है उतना प्रतिशत हानि का दिया है। तो x यहां पर प्रतिशत में जो लाभ और हानि दिया है ना, बराबर बराबर दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक फेमस टाइप है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हानि ही होगा, मैंने बोल दिया, तो हानि प्रतिशत बराबर x मतलब यहां पर 20 और 20 दिया हुआ है, वही रहेगा एक ही, तो 20 का वर्ग बटे 100। 20 का वर्ग मतलब 400, 400 बटे 100 हो जाएगा 4%। 4% की हानि होगी उस व्यक्ति को। इस प्रकार के प्रश्न में जब विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का समान समान कीमत पर बेच रहा है, 2,000 रुपए में बेच रहा है, लेकिन एक पे बेचने पे ऑब्वियसली इसमें क्या केस रहा होगा कि गाय को कम में खरीदा होगा तो 2,000 में बेचने पे फायदा हो रहा है, और घोड़े को ज्यादा में खरीदना होगा 2,000 से, जिससे 2,000 में बेचने पे उसको नुकसान हो रहा है। ये केस है, ठीक। समान समान कीमत पर खरीदा होता तो 20% लाभ और 20% हानि में बेचने पे ना तो लाभ होता ना तो हानि। समान कीमत पर अगर खरीदा होता है, तो यहां पर खरीदा समान कीमत नहीं है, बेचा समान कीमत पर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टाइप है प्रॉफिट लॉस का, ध्यान में रखिएगा, बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। चलिए, ये था दोस्तों आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट। जल्दी से हम आ जाते हैं अब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आपका परसेंटेज ही है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये आपका कैलकुलेट होता है। P मतलब साधारण ब्याज, मतलब हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये आपका होने वाला है साधारण ब्याज। मतलब ब्याज मतलब देखिए, कुछ भी पैसा आप लोग बैंक से लोन लेते हैं या अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो उसके बदले एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक एक्स्ट्रा पैसा बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। अगर आप पैसा जमा करते हैं या फिर आप बैंक से पैसा लेते हैं, तो आपको बैंक को एक अतिरिक्त पैसा चुकाना होता है, जिसे ब्याज कहते हैं साधारण शब्दों में, ठीक है। तो मूलधन वो होता है जितना शुरू में हम पैसा जमा करते हैं, जितना पैसा लोन लेते हैं, वो मूलधन है, ठीक है। दर मतलब कितने प्रतिशत उस पर अतिरिक्त पैसा लगेगा, वही दर है। जैसे बोल देते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए और आपने बैंक ने आपको वादा किया कि आपको 10% वो ब्याज देगा, तो क्या होगा, प्रति वर्ष की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हर 1,000 रुपए के पीछे, माफ कीजिए, 10,000 के पीछे 10% कैलकुलेट कर लेना, हर साल वो उतना बढ़ता जाएगा। तो 10,000 का 10% अगर मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूं, तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000 रुपए। तो हर साल 1,000 रुपए बढ़ेगा। तो दूसरे साल जब आपका पैसा हो जाएगा 10,000 से 11,000 बन जाएगा। क्लियर है, अंतर क्लियर है? तो यही ब्याज है दोस्तों, और कुछ नहीं, ठीक। जैसे 10,000 लोन लिया आपने, मान लो 10% की दर से, हर साल 10% अतिरिक्त देना है, तो 10,000 के 10% 1,000, आपको अब दूसरे साल 11,000 देना पड़ेंगे बैंक को। फिर जब दूसरा साल होगा तो फिर आपको 1,000 और देना पड़ेंगे, मतलब 12,000 हो गया आपका पैसा। तीसरे साल 13,000 हो जाएगा, चौथे साल 14,000 रुपए हो जाएगा। 1,000 बढ़ रहा है। ये 1,000 कहां से कैलकुलेट हुआ? दर से। कितना प्रतिशत दर था, वो मूलधन पे कैलकुलेट हुआ, ठीक। और जितना समय रहेगा उसको गुणा कर देंगे। तो एक साथ फॉर्मूला बना के लिख दिया है। जैसे एक साल 10,000 का आपने 10% किया, 1,000 आया, 10,000 में 1,000 जोड़ दिया, ठीक। दूसरे साल का फिर से वैसे कैलकुलेट किया, तीसरे साल का फिर से 1,000, मतलब कुल मिलाकर तीसरे साल का 3,000 रुपए अतिरिक्त, चौथे साल का 4,000 अतिरिक्त। तो ये जो आ रहा है ना 3,000 4,000 साल दर साल बढ़ने पे, यही तो साधारण ब्याज है। एक एक साल का निकालते हुए ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर एक साल फॉर्मूला में पुट करके इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली फॉर्मूला बना दिया, इसको कोई मतलब है नहीं। तो चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन मतलब वो जो शुरू में पैसा आप लेते हैं लोन या आप जमा करते हैं, तो ओरिजिनल पैसा, ओरिजिनल अमाउंट आपका मूलधन। दर प्रतिशत के रूप में वार्षिक दिया हो सकता है, छमासी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। समय, जितने समय के लिए आपको लोन दिया गया है, आपने पैसा जमा किया है, और बटे 100, ये आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर
प्रिंसिपल, पी मतलब यहां पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जो शुरू में पैसा लगा रहे वही है, आर रेट है, तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब मूलधन, शुरू में जो धन है उसको मूलधन बोल रहे हैं, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ये वाला भी क्लियर है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 6 मासी दे दिए, जैसे 10% आपका वार्षिक है, 10% अगर वो वार्षिक बोल दिया, ठीक, लेकिन आपको 6 महीने के लिए ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक, तो 1000 रुपए मान लेते, 10,000 रुपए जमा किया आपने, तो 10,000 कर देना, गुणित दर कितना 10 कर देना। लेकिन समय हमेशा ध्यान रखना साल में होता है, जैसे 1 साल दिया हो, 2 साल दिया हो, लेकिन अगर महीने में दे दे तो क्या, महीने में दे दे तो क्या, तो महीना जितना दिया है उस महीने को लिख देना ऐसा, और बटे कर देना 12, बटे कर देना 12, किसमें, साल में परिवर्तित करने के लिए ऐसा किया हमने, ठीक है। मतलब 6/12 मतलब 1/2 मतलब आधा वर्ष, 3 महीने दिया होता तो 3/12, 4 महीने दिया तो 4/12, 5 महीने दिया होता तो 5/12, अगर महीने में दिया है तो 12 करना नहीं भूलना, बस मेरा कहना ये है, और बटे 100 तो रहेगा ही रहेगा, फिर आपका ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा, साधारण ब्याज, ये आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ये तो साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज जैसे देखिए पहले साल फर्स्ट ईयर 10% के हिसाब से 1000 रुपए लगा, 10,000 का 10% 1000 रुपए, दूसरे साल भी 1000 रुपए ही लगेगा, तीसरे साल भी 1000 रुपए ही लगेगा। मतलब अगर साधारण ब्याज है तो फायदे में बात होती है, हर साल एक नियत दर से आपका ब्याज बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है, जितना पहले साल था उतना ही बढ़ता है जितने दूसरे साल था, पहले साल भी वही रहेगा, दूसरे साल भी वही रहेगा, तीसरे साल भी वही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है देखना, ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका साधारण ब्याज है, दर चल रहा है 10%, मूलधन चल रहा है यहां पर अभी 10,000 रुपए, शुरू से वही एग्जांपल लेके चल रहा है, या फिर एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखना बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा अंतर, ठीक है। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेना, देखना बहुत ही अच्छे अंतर से मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको बता रहा हूं, फिर फॉर्मूला बता दूंगा आपको, जैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपका प्रतिशत अच्छा है तो प्रतिशत से कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से कर लेना, प्रतिशत से करना आपको भी इजी पड़ेगा। अब की बार देखना कैसे, यहां पर मैं लिख लेता हूं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन बराबर 100 रुपए, ब्याज दर रेट 10%, ठीक, और समय 3 साल 3 इयर्स, ये ले लेता हूं, ठीक है, समझिए यहां पर। अब यहां पर मैं साधारण ब्याज कर रहा हूं और यहां पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा हूं, अंतर समझिएगा। पहले साल आपका 100 रुपए का 10% निकलेगा, कितना रुपए हो जाएगा, 10 रुपए, ठीक। और अगर मिश्र धन की बात करें, चलिए मिश्र धन की बात कर लेते हैं, मिश्र धन को कैलकुलेट करते हुए बात कर लेते हैं। तो एक साल के बाद 100 रुपए तो आपको देने ही है, 10 रुपए अतिरिक्त देने हैं, मतलब 110 रुपए देने आपको, समझ में आ रही बात। साधारण ब्याज से कैलकुलेट करते हुए 110 रुपए हो गया आपका पहले साल के बाद। चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको 100 रुपए तो दोगे ही दोगे ना, 100 रुपए लिए उधार तो दे दो, 100 रुपए तो दोगे ही, 10% अतिरिक्त दोगे, 10% किसका, 100 रुपए का 10 रुपए होता है, तो इसमें भी आप 110 रुपए ही लौटाओगे एक साल के बाद। मतलब एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है दूसरे साल से। देखना कैसे, दूसरे साल के अंत में आपका 110 रुपए तो है, प्लस दूसरे साल का भी ब्याज लगेगा 10 रुपए, क्योंकि हर साल 10-10 रुपए रहेगा, 10-10% के हिसाब से मैंने बताया था, ये बन जाएगा 120 रुपए। यहां देखना क्या दिक्कत होता है, यहां पर आपको 110 रुपए आपका पैसा बन चुका है जो आपको लौटाना है, प्लस 10% अब और लगेगा। 10% किसका लगेगा, यहां पर साधारण ब्याज में 10% हमेशा 100 रुपए का लगता था, लेकिन यहां पर 10% ही लगेगा, लेकिन 100 रुपए का नहीं, मूलधन का नहीं, जो पैसा आपका अब बन चुका है उस पर 10% लगेगा। मतलब इसका 10% अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 110 का 10% हो जाता है 11, और यहां पर ये 110 धन 11 हो जाएगा 121 रुपए, ना कि 120 रुपए। तो देखिए अंतर आ गया, अब 120 रुपए साधारण ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 121 रुपए वो हो गया। तीसरे साल का भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका दिमाग खुल जाएगा।
देखिए 120 रुपए हो चुका है आपका पैसा, और तीसरे साल का ब्याज लगेगा फिर से 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए मतलब 10%, 100 रुपए का हमेशा 100 रुपए पे ही लगेगा, मूलधन पे ही लगेगा। साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज मूलधन पे ही लगता है, चाहे कितने भी साल हो। तो तीसरे साल का भी 10 रुपए ही अतिरिक्त होगा, मतलब 130 रुपए आपका बन जाएगा पैसा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा अंतर यहां से कि आपका जो वर्तमान में पैसा है, जितना आपका पैसा बन चुका है लौटाने के लिए, जो 121 रुपए हो चुका है, तीसरे साल जब 10% कैलकुलेट होगा वो 100 रुपए पे नहीं होगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन पे नहीं होता, ये प्रेजेंट में जो पैसा रहता है उस पे होता है। तो 121 पे 10% होगा, तो 121 का 10% 12.1, मैंने तो आपको बताया था 121 का 10% कितना, 12.1। अब आप जब जोड़ेंगे इसको 121 में 12.1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.133, 133.1। देखिए अंतर अब बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, मतलब मूलधन पर ब्याज के साथ साथ मूलधन पर ब्याज के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे इस 10 रुपए पे 10% मतलब 1 रुपए अतिरिक्त हो गया तो 11 बन गया, ठीक है। फिर इस साल का जो ब्याज हुआ अतिरिक्त, उस पे भी 10% लग गया। इस प्रकार ब्याज पे भी ब्याज लगता जाता है, इस कारण वो बढ़ता जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल मूलधन पर ब्याज लगता है हर वर्ष, केवल, ठीक है। और उसमें जो ब्याज कैलकुलेट होकर आया ना, जैसे ये पहले वर्ष का ब्याज हुआ उस पे भी 10% कैलकुलेट कर लेगा, फिर जो अगले वर्ष का ब्याज होगा उस पे भी 10% कैलकुलेट कर लेगा, इस कारण ये एक्स्ट्रा होते जाता है। ये अंतर है, ये बेसिक अंतर है दोस्तों दोनों में। क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी को, ठीक। चलिए अब मैं फॉर्मूला जल्दी से बता देता हूं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज का मैंने बता दिया, चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में भी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, तो A बराबर P 1 प्लस R/100 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। A मतलब अमाउंट मतलब आपका मिश्र धन, P बराबर मूलधन, और 1 प्लस रेट मतलब दर प्रतिशत में बटे 100, और ये n मतलब समय, साल, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला है आपका। अब जैसे इसमें मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया था, तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर ब्याज नहीं है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो आपको रिलेशन मैंने बताया क्या होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये होता है, मैंने बताया आपको। तो जैसे अगर मान लेते हैं ब्याज आपको निकालना हो तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन मतलब इस पूरे फॉर्मूले में आप मूलधन घटा देंगे, तो डायरेक्ट मैं यहां पर अगर ब्याज का फॉर्मूला लिखूं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखूं, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ये पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, P1 प्लस R, P मतलब मूलधन ना, माइनस P माइनस मूलधन, है कि नहीं। मिश्र धन का पूरा फॉर्मूला ऋण मूलधन, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा जो सारा है ये पूरा वार्षिक के लिए है, वार्षिक दर अगर दिया हो, ठीक है, वार्षिक कैलकुलेट करना हो इंटरेस्ट, ठीक। अगर अर्धवार्षिक के लिए कैलकुलेट करना हो, अर्धवार्षिक की गणना करनी हो, अगर अर्धवार्षिक रूप से गणना करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है A बराबर P 1 प्लस R/2/100
टू द पावर 2n। n मतलब यहां पर समय है, ध्यान रखिएगा, लिख लेना। a बराबर मिश्र धन है, अमाउंट जिसको कहते हैं, p मतलब प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन, r मतलब दर, वार्षिक दर जो दी हुई होती है, n मतलब सालों की संख्या। तो जब कभी भी अर्धवार्षिक पूछ दिया जाए तो ये 2n हो जाता है, मतलब 2 साल दिया है तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दर जो है, अगर मान लेते 10% वार्षिक दिया है तो अर्धवार्षिक कैलकुलेट करने बोला है, तो दर आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वार्षिक का 10% है, अर्धवार्षिक मतलब दर आधा हो जाना चाहिए, तो r/2 हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए। क्लियर? अब एक चीज आप ध्यान रखिए, 2 वर्ष के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट पॉइंट, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अंतर। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? ये होता है ये P R/100 का वर्ग, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R/100 स्क्वायर। क्या ध्यान रखेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बता दें तो देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें प्रश्न आप उठाइएगा, समझिएगा और बनाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, जब फॉर्मूला ध्यान में रखना है इसका। क्लियर? अब इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.5 रुपए है, और मूलधन अगर 100 रुपए है, ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो अंतर कितना दे दिया है? 1.5 रुपए ऑलरेडी, इन दोनों का अंतर दे दिया 1.5 रुपए। मूलधन कितना दे दिया है? 100 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब आर का मान बताना है, r/100 ये भाग। ठीक, तो यहां से आप कैलकुलेट अगर करें तो देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट हो जाता है। या फिर अगर आपको पूछ दिया जाए कि अंतर कितना होगा, ठीक है, तो अंतर भी पूछ लिया अगर जाए तो CI माइनस SI, 100 रुपए मूलधन दे दे और 10% ब्याज दे दे। क्लियर है? इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, 100 ये हो जाएगा 10 गुणित 10 और ये 100 गुणित 100, तो 100 इससे कैंसिल और ये 100 कैंसिल, मतलब 1 बच रहा है। तो ये दोनों का अंतर जो जाएगा 1 रुपए हो जाएगा। यहां पर ये क्या चीज R निकालने बोला, तो R निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर R गुणित R बटे 100 गुणित 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 आके इसके साथ गुणा हो जाएगा और उसका फिर वर्गमूल ले लेना। इस तरीके से आप कैलकुलेट करना है सर, फॉर्मूला सारा मैंने बता दिया। ये था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कुछ भी कैलकुलेट करना बोल सकता है, तो P बोल सकता है, ये दिया हो, या फिर ये दिया हो P दिया हो, R कैलकुलेट करने बोल सकता है, या फिर ये पूछ सकता है आपको P और R दिया हो सकता है, कुछ भी फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, महत्वपूर्ण, क्लियर है? ठीक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमने कवर कर लिए इतने टॉपिक। अब सुनिए संख्या पद्धति के बारे में क्या करना है। सुनिए, आजाद CGPSC एकेडमी चैनल पर, ठीक है, आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके, या फिर मैं सिंपल मैथ्स की प्लेलिस्ट सेपरेट बना दूंगा जिसमें आपको मैथ्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे संख्या पद्धति के संबंध में, जिसमें पूरी संख्या पद्धति से संख्या से शुरू करते हुए मैंने उसमें रेशियो प्रोपोर्शन तक बता रखा है, LCM HCF के साथ में। ठीक है, तो ये सारा उसमें आपको कवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चैनल क्या, आजाद CGPSC एकेडमी, इस नाम से यूट्यूब में जाइए आप, मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट ढूंढिए, उसमें से मैथ्स की संख्या पद्धति के, मैं बता रहा हूं कहां तक, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा और LCM HCF रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक तक जाइएगा। ये पूरा संख्या पद्धति आपको कवर हो जाएगा। आधे घंटे की वीडियो है, बहुत ही अच्छे से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हम कवर मान सकते हैं। यहां तक हमने देख लिया। 2 मुख्य टॉपिक आपके बचे हुए हैं दोस्तों, ये वाले, समय चाल दूरी और समय और कार्य, और प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक क्वेश्चन करा के मैं करवा दूंगा, और क्षेत्र मिति के फॉर्मुलेस, ये सारी चीजों को कवर करते हुए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे देने वाला हूं। मतलब इस वीडियो का अब 2 भाग बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का समय ऑलमोस्ट हो चुका है और हम यहां तक कवर कर पाए हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये ऑलरेडी आपका कवर है। ठीक, तो मिश्रण से जो प्रश्न आते हैं वो, और समय चाल दूरी और समय कार्य, ये महत्वपूर्ण 2 टॉपिक है, इसको फिर से मैं डिटेल में कवर करूंगा। और प्रायिकता, सेट थ्योरी और क्षेत्रमिति, इसमें कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। मतलब नेक्स्ट पार्ट में ये आपके 1.5 से 2 घंटे के अंतर्गत ये बचे हुए टॉपिक
कवर हो जाएंगे। संख्या पद्धति के लिए मैंने चैनल आपको बताया आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल, वहां पर आप जाइए, मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट ढूंढिए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा संख्या पद्धति के सारे टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इतना वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द मैं आपको लेकर मिलता हूं। आप पहला पार्ट को कवर कीजिए, मैं बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत कवर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।